पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बाद में अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में यदि बात करें तो नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में एक को तो होता है, दो जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है उनमें से एक को होगा बेनिफिट और दूसरे को होना है हार्म। एक वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अनदर वन इज हार्म्ड। नेगेटिव इंटरेक्शन को एंटागोनिज्म इंटरेक्शन भी कहते हैं, इसको डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन भी कहते हैं। याद रखें, एग्जाम में कई बार नेगेटिव नहीं देगा, एंटागोनिज्म नहीं देगा, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल तो आप जानते ही हैं कि डेट्रीमेंटल का मीनिंग नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है। सो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, एंटागोनिज्म इंटरेक्शन भी कहते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर सबसे पहला इंटरेक्शन एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन किसे कहते हैं? एक्सप्लॉइटेशन में एक होता है एक्सप्लॉइट करने वाला जिसको होगा बेनिफिट, दूसरा जो एक्सप्लॉइट होने वाला है जिसको जाएगा हार्म। एक्सप्लॉइटेशन को फर्दर दो पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहला पैरासिटिज्म, दूसरा प्रीडेशन। चलिए पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म में जिसको बेनिफिट होना है उसको पैरासाइट, जिसको हार्म होना है उसको होस्ट कहते हैं। प्रीडेशन के अंदर जिसको बेनिफिट होना है उसे प्रीडेटर और जिसको हार्म होना है उसको प्रे कहते हैं। तो वन बाय वन करके डिटेल में आएंगे। प्रीडेशन भी हमारे सिलेबस में डिटेल में है, बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म में ये पैरासाइट और होस्ट के बीच का इंट्रैक्शन है जिसमें पैरासाइट को बेनिफिट और होस्ट को हार्म होता है। चलिए पैरासिटिज्म के लिए सिंबल क्या जाएगा? प्लस माइनस जाएगा। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं पैरासिटिज्म को बहुत इजीली समझने के लिए और इन पॉइंट्स की हेल्प से आपके एनसीईआरटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट, पैरासाइट कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट? पैरासाइट जो होस्ट पर डिपेंड हो, किसके लिए? फूड के लिए। यदि आप ये कह रहे हैं कि केवल होस्ट पर डिपेंड हो फूड के लिए, केवल फूड के लिए, तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। एक ट्रू पैरासाइट उसको कहा जाता है जो होस्ट पर दो चीजों के लिए डिपेंड हो, दो चीजों के लिए। एक तो मील के लिए, दूसरा लॉजिंग के लिए। मील मतलब फूड, लॉजिंग मतलब शेल्टर। याद रखना है, अब से पहले आपने पैरासाइट के बारे में क्या समझा है, क्या पढ़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं। इकोलॉजी ये कहती है कि एक ट्रू पैरासाइट होस्ट से दो चीजें लेता है, एक तो उससे फूड लेगा और दूसरा उसके ऊपर रहेगा, उससे शेल्टर भी लेगा, जिसे एनसीईआरटी ने मील एंड लॉजिंग बोला है, जिसे मील मतलब फूड, लॉजिंग मतलब शेल्टर। तो याद रखें, एक ट्रू पैरासाइट मील, फूड एंड शेल्टर के लिए होस्ट पर डिपेंड रहता है। देखिए यहां पर एक और चीज दिखाई आपको, ये बाहर है पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। पैरासाइट एक्टो हो सकते हैं, पैरासाइट अंदर हो सकते हैं होस्ट के, एंडो पैरासाइट। अच्छा, हमेशा एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, पैरासाइट का साइज हमेशा छोटा होगा, स्मॉल इन साइज। होस्ट का साइज बड़ा होगा, होना भी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पैरासाइट तो हो हाथी जैसा और होस्ट हो चींटी जैसा, एंट जैसा, क्योंकि फुलफिल नहीं हो पाएंगी डेफिनेशन। जरा सोचिए कि होस्ट बहुत छोटा, पैरासाइट बहुत बड़ा। पहला तो छोटे साइज का होस्ट बड़े साइज के पैरासाइट को फूड सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और फिर दूसरा शेल्टर कैसे लेगा, हाथी चींटी के ऊपर कैसे बैठ जाएगा। इसीलिए आपको ऑलवेज नेचर के अंदर मिलेगा कि पैरासाइट स्मॉल साइज के होंगे कंपैरेटिवली होस्ट के, तभी तो दे कैन प्रोवाइड और होस्ट कैन प्रोवाइड टू द पैरासाइट मील एज वेल एज लॉजिंग, फूड एंड शेल्टर। याद रखें, शेल्टर इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार बच्चा मिस कर देता है। इसीलिए देखिए क्वेश्चन, यदि स्टेटमेंट आए कि पैरासाइट जो है होस्ट से फूड लेते हैं तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट होना चाहिए पैरासाइट होस्ट से फूड एंड शेल्टर लेता है, ये जो है सही स्टेटमेंट है। देखिए पैरासाइट के बारे में कहते हैं कि जो एक आइडियल पैरासाइट होता है, बेहतर पैरासाइट जिसे कहते हैं,
वो कभी भी डू नॉट किल द होस्ट, वो कभी भी अपने होस्ट को मारेगा नहीं, उससे नरिशमेंट लेगा, उससे बेनिफिट लेगा, लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहता है, मारेगा नहीं। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो एक अच्छा पैरासाइट नहीं है। देखिए क्यों? एक आइडियल पैरासाइट होस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लेगा और उसको मिनिमम हार्म पहुंचाएगा। दे डू नॉट किल द होस्ट। क्यों नहीं करते ऐसा बताइए? देखिए पैरासाइट किसे कहते हैं? जो लिविंग पर रहते हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसा ग्रीडी पैरासाइट, लालची पैरासाइट है, जिसने सोचा कि होस्ट पर आज आया सुबह मॉर्निंग के टाइम में और सोचा पूरे दिन होस्ट को पूरे को स्क्वीज कर देता हूं, बेनिफिट मैक्सिमम ले लेता हूं, और उसको मार दिया। शाम होते होते होस्ट की डेथ हो गई। होस्ट की डेथ होने के बाद में अब होस्ट क्या हो गया है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। और पैरासाइट सैप्रो नहीं है, वो पैरासाइट है, वो लिविंग पर रहने वाला है। अगले ही टाइम इसकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये डेड पर नहीं रह सकता। इसलिए पैरासाइट अपने होस्ट को ये चाहते हैं कि लंबे टाइम तक सरवाइव करें, क्योंकि यदि वो चले गए, वो खत्म हो गए, तो पैरासाइट डेड पर रहने के लिए नहीं बने हैं, लिविंग पर रहने के लिए बने हैं। उनको भी किसी और होस्ट पर फिर जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे डू नॉट किल। डायरेक्ट किलिंग पैरासाइट नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली हो जाए तो बात अलग है। जैसे देखिए पैरासाइट, दूसरा पॉइंट आया है, पैरासाइट रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ द होस्ट, सर्वाइवल, ग्रोथ ऑफ द होस्ट, रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। उसके सर्वाइवल को कम कर देगा पैरासाइट, होस्ट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा, उसके रिप्रोडक्शन रेट को कम कर देगा। अब जरा सोचिए, बताइए आप, यदि कोई पैरासाइट है और वो बफेलो में आ गया है, बफेलो का ढेर सारा बड़ा झुंड है, उसमें आ गया है, तो आपको नहीं लगता कि जिन बफेलो के अंदर पैरासिटिक प्रॉब्लम होगी उनकी एक तो सर्वाइवल कम हो जाएगा, भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ग्रोथ भी रुक जाएगी, कमजोर दिखाई देंगे, और रिप्रोड्यूस नहीं भी कर पाएंगे। भाई पैरासिटिक प्रॉब्लम है तो कहाँ से रिप्रोड्यूस कर पाएगा जब हेल्दी ही नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जरा सोचिए कि बफेलो जिसको पैरासिटिक प्रॉब्लम हो रखी है, जिसका ग्रोथ भी कम है, कमजोर है, सर्वाइवल भी कम है, रिप्रोड्यूस भी नहीं किया है, कर पा रहा है, और उस टाइम पर उस पर ध्यान लायन का चला जाए, टाइगर का चला जाए, और टाइगर उसके पीछे भाग ले, तो वो तो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी जो तेजी से भाग नहीं पाएगा। फाइनली आपको नहीं लगता कि पैरासाइट की वजह से, ड्यू टू द पैरासाइट, उस होस्ट का, उस बफेलो का प्रीडेशन आसानी से हो गया है। इसलिए कहते हैं कि पैरासाइट होस्ट को किल नहीं करते, बल्कि प्रीडेशन के लायक बना देते हैं। जरा सोचिए कि जब प्रीडेशन लगातार होने लग जाएगा, एक तो रिड्यूस, सर्वाइवल कम कर दिया उनका, ग्रोथ भी कम हो रखी है, वो पैदा भी नहीं कर पा रहे बफेलो, और ऊपर से उनका प्रीडेशन हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा? फाइनल रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को पैरासाइट कम कर देते हैं, ये स्टेटमेंट था। मैं डायरेक्ट बोलता कि पैरासाइट पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं तो आप गलत तरीके से समझ जाते। आप सोचते कि वो इसलिए कम करते हैं क्योंकि पैरासाइट होस्ट को किल कर देते हैं। पैरासाइट होस्ट को डायरेक्ट किल नहीं करते, वो किस तरीके से होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, वो इस तरीके से सर्वाइवल को कम कर देंगे, ग्रोथ को कम कर देंगे, रिप्रोडक्शन को कम कर देंगे, और उसको प्रीडेशन के लायक बना देंगे। किलिंग तो प्रीडेटर कर रहा है, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा इन सबको मिलाकर वो आएगा कि दे रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। इनडायरेक्टली कम करते हैं, इनडायरेक्टली एक तरीके से करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कम। चलिए पॉइंट खास आपको समझ में आया। थर्ड पॉइंट, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट को इवॉल्व। देखिए को एवोल्यूशन आपने समझा म्यूचुअलिज्म के अंदर, तो इसके साथ आपको एक और पॉइंट बता दें, म्यूचुअलिज्म के अलावा दो इंटरैक्टिंग स्पीसीज आपस में को एवोल्यूशन पैरासिटिज्म में भी दिखाती है। याद रखें, को एवोल्यूशन आपको पैरासिटिज्म के अंदर पैरासाइट एंड होस्ट के बीच में देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से वो आप समझे इंटरेस्टिंगली। आप खुद सोचिए, कोई होस्ट बिल्कुल हेल्दी है और सपोज करिए किसी वजह से उस होस्ट में पैरासाइट एंटर कर गया है, बीमारी, इन्फेक्शन, पैरासाइट आ गया, तो जब पैरासाइट एंटर करता होगा होस्ट के अंदर, तो होस्ट क्या कहता होगा? शायद ये कहता होगा क्या, अहो भाग्य हमारे कि आप हमारी बॉडी के अंदर पधारे, कि भाई हमारी बॉडी में आए। नहीं नहीं नहीं, टेंशन हो जाती है होस्ट को तुरंत।
जरा सोचिए, जब किसी होस्ट में पैरासाइट एंटर करता है तो होस्ट को टेंशन हो जाती है कि मुझे डैमेज करने के लिए आ गया, तो होस्ट अपने लेवल पर उस पैरासाइट को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो होस्ट अपने लेवल पर उस पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करता है, बदलाव करता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो बदलाव एवोल्यूशन हुआ, उसको एलिमिनेट करने के लिए होस्ट ने किया, और पैरासाइट उसकी बॉडी में बने रहने के लिए उसके द्वारा किए गए बदलाव, चेंजेस को काउंटर चेक करके अपने अंदर चेंज करता है। तो होस्ट पैरासाइट को रिजेक्ट करने के लिए चेंज कर रहा है और पैरासाइट होस्ट में बने रहने के लिए चेंज कर रहा है, तो दोनों साथ साथ चेंज कर रहे हैं। इसी को हम को एवोल्यूशन कहते हैं। जरा सोचिए, होस्ट ने अपने अंदर चेंज किया पैरासाइट को एलिमिनेट करने के लिए, और पैरासाइट जो है लेजी बन जाए, आलसी हो जाए और अपने अंदर चेंज ना करे, तो होस्ट पैरासाइट को अपने ही लेवल पर एलिमिनेट कर देगा। यदि पैरासाइट को टिके रहना है तो उसको होस्ट के द्वारा किए गए चेंजेस को काउंटर चेक करने के लिए अपने अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। कुल मिला के अपने अंदर को एवोल्यूशन इनको करना पड़ेगा। तो याद रखें, होस्ट एंड पैरासाइट को एवोल्यूशन यहां भी देखने के लिए मिलता है। थर्ड पॉइंट के बाद में फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। देखिए, पैरासाइट इवॉल्व्स स्पेशल एडेप्टेशंस। पैरासाइट जो है कुछ स्पेशल एडेप्टेशन जो है अपने अंदर इवॉल्व कर लेते हैं, जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन्स। अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन की क्या जरूरत है अंदर, क्योंकि देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं अपने फूड को ढूंढने के लिए। जब फूड में ही तो पड़े हैं, या तो फूड के बाहर है एक्टोपैरासाइट या फूड के अंदर है, तो सेंसरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। और जब अनवांटेड जरूरत नहीं है तो उनको हटाओ। सो अपने अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन को लॉस कर देते हैं। लॉस, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सकर्स। अपने बॉडी पर एडेसिव ऑर्गन, सकर्स और क्लिंग करने के लिए हुक्स को डेवलप करते हैं। चलिए, सकर्स के साथ साथ मैं यहां पर हुक्स भी लिख देता हूं, सकर्स और हुक्स। तो क्लिंग करने के लिए हुक्स को भी डेवलप कर लेते हैं। सो सकर्स एंड हुक्स। भाई एक्टोपैरासाइट है तो एडेसिव ऑर्गन चाहिए ना, होस्ट पर चिपका रहे, पता लगा कि होस्ट गया, नहा लिया, पानी के थ्रू उतर गए तो सब। और बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर टिके रहने के लिए क्या करना है, जमा रहना है, तो क्लिंग करने के लिए क्या चाहिए, हुक्स चाहिए। तो एडेसिव ऑर्गन को डेवलप करते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंडोपैरासाइट इंटेस्टाइन में पड़े हैं, डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो फालतू डाइजेस्टिव सिस्टम रख के रिस्क क्यों लेना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम यदि होगा किसी पैरासाइट में और होस्ट ने उसी में कुछ गड़बड़ कर दी तो, इसलिए दे डोंट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, दे रिमूव और लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए कहते हैं कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिंप्लीफाइड होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लाइन है, बच्चा यहां पर डाउट पूछता है कि सर पैरासाइट जो है एंडोपैरासाइट वो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सिंप्लीफाइड क्यों है? लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन मॉर्फोलॉजिकल सिंप्लीफाइड, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमिकली सिंप्लीफाइड। लेकिन एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, वो किस पर? हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। भाई होस्ट के अंदर है, जंग छिड़ी हुई है, होस्ट लगातार पैरासाइट को मारने की कोशिश कर रहा है, एंजाइम रिलीज कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है, और पैरासाइट लगातार बॉडी में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, यदि पैरासाइट जो है वो पैदा करने में कंजूसी करने लग जाए, रिप्रोड्यूस करने में, चलिए होस्ट एक टाइम में 100 को मार दे रहा है पैरासाइट को, और पैरासाइट ने कहा कि हम भी कम पैदा करेंगे, 100 ही पैदा करेंगे। होस्ट ने एक झटके में 100 को मारा, 100 ही पैदा हुए थे, तो ये तो होस्ट ने पैरासाइट को रिमूव ही कर दिया। लेकिन पैरासाइट को मालूम है कि लगातार जंग छिड़ी हुई है और लगातार हम मर रहे हैं, तो यदि बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर बने रहना है तो रिप्रोडक्शन रेट हाई रखना पड़ेगा। 100 मारे जा रहे हैं, वो 1000 पैदा करते हैं, तो 900 फिर भी बॉडी के अंदर बने रहते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो याद रखें, पैरासाइट मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली दे आर सिंप्लीफाइड, बट
दे फोकस्ड ऑन हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर बड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए यहां के बाद में एक दो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से लेते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं यहां पर तो 3 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी में क्यों और कैसे वाले दिए हैं। 3 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप फ्रीक्वेंटली पूछते हैं डाउट के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आइडियल पैरासाइट के बारे में बोला, एनसीईआरटी ने बोला कि क्या कोई ऐसा आइडियल पैरासाइट आप सोच सकते हैं या हो सकता है जो होस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट तो ले और उसको हार्म ना पहुंचाए। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि क्या ऐसा कोई आइडियल पैरासाइट हो सकता है जो होस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट ले और हार्म ना पहुंचाए। तो इसका आंसर है नो। जिसे आपने पैरासाइट कह दिया वो मैक्सिमम बेनिफिट तो ले सकता है लेकिन हार्म तो जरूर पहुंचाएगा, चाहे वो मिनिमम हार्म पहुंचाए। मतलब कह रहा है कि +0 क्या हो सकता है पैरासाइट, नहीं वो तो दूसरा इंट्रैक्शन है ना। तो पहला तो है नो, ऐसा कुछ कोई पैरासाइट नहीं है जो मैक्सिमम बेनिफिट ले और हार्म ना पहुंचाए। फिर दूसरा क्वेश्चन का है कि जो आइडियल पैरासाइट हैं, जिन्हें कहते हैं कि आइडियल पैरासाइट किनको कहते हैं, जो होस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट ले और मिनिमम हार्म पहुंचाए। एवोल्यूशन होता, लॉन्ग इवोल्यूशनरी लाइन चलती और ये जो मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम हार्म पहुंचाने वाले हैं इनका ऐसा नेचुरल सिलेक्शन हो जाता कि ये होस्ट से बेनिफिट तो लेते और हार्म पहुंचाना बंद कर देते। तो फिर इसका आंसर ये आता है कि यदि ऐसा हुआ भी होगा नेचुरल सिलेक्शन, नेचर में एवोल्यूशन आइडियल पैरासाइट का, तो फिर वो पैरासाइट नहीं रह पाए होंगे, फिर वो कन्वर्ट हो गए होंगे कमेंसेलिज्म में। मतलब प्लस माइनस को ये कह रहा है कि +0 में कन्वर्ट हो गए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। इवन कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो आज कमेंसेलिज्म के अंदर आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ऑर्किड ऑन मैंगो, हो सकता है शायद पहले ऑर्किड आइडियल पैरासाइट रहा हो। ऑर्किड पहले बेनिफिट्स लेता होगा मैंगो से, लेकिन लंबे टाइम के बाद में सोचा होगा ऑर्किड ने कि हमारी आवश्यकता वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसा करते हैं फूड अपना खुद बना लेते हैं और वाटर मिनरल अपना एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से प्लस माइनस वाला लंबे टाइम के बाद में +0 में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिया। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड सक करती है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन फिर भी इसको पैरासाइट नहीं बोला है। तो इसके पीछे वजह है पॉइंट नंबर 1, क्योंकि फीमेल एनाफिलीज ब्लड तो लेती है लेकिन लॉजिंग नहीं लेती है, शेल्टर नहीं है। आए, आकर लिया और चले गए, पैरासाइट नहीं होगा, टिकना जरूरी है। इसलिए फीमेल एनाफिलीज को आप याद रखें इंडीड कि वो ब्लड लेती है, नो डाउट कि वो ब्लड लेती है, लेकिन वो शेल्टर नहीं लेती, इसलिए पैरासाइट नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये कि वो ब्लड अपने नरिशमेंट के लिए, फूड के लिए नहीं, वो रिप्रोडक्शन के लिए या अपने एग्स को कह सकते हैं इंक्यूबेट करने के लिए लेती है। तो तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए। अब पैरासिटिज्म के अंदर हम कुछ कैटेगरीज पढ़ लेते हैं, जैसे एनिमल पैरासाइट, फिर उसके बाद में हम आएंगे प्लांट पैरासाइट्स पर। एनिमल पैरासाइट की बात करते हैं, जो एनिमल्स होता है। एनिमल पैरासाइट बॉडी के बाहर हो सकते हैं, बॉडी के अंदर हो सकते हैं। बॉडी के बाहर एक्टो पैरासाइट, बॉडी के अंदर एंडो पैरासाइट। बॉडी के बाहर जो एक्टो पैरासाइट हैं वो एनिमल पर हैं, एनिमल्स पर एक्टोजू पैरासाइट कहते हैं। वो प्लांट्स पर हैं तो एक्टोफाइटो पैरासाइट कहते हैं। चलिए पहले ऐसे पैरासाइट्स को पढ़ते हैं जो एनिमल्स पर होते हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कुछ आप जानते भी होंगे, जो जानते नहीं उनको आप मार्क कर लेंगे। एक्टोजू पैरासाइट में लीच ऑन कैटल, जो कैटल होते हैं काउ एंड बफेलो, आप जब कभी देखेंगे कि पोंड में जब जाते हैं नहाने के लिए, तो पोंड से जब निकल कर आते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर आपको एक ब्लड सकिंग एनिलिड्स मिलेगा। ब्लड सक करने वाला एनिलिड्स होता है जिसे लीच कहते हैं। सो लीच ऑन कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोजू पैरासाइट। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर टिक्स होती हैं जो शेल्टर भी लिए हैं और नरिशमेंट भी ले रहे हैं, एक्टोजू पैरासाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड होना चाहिए, इसको मार्क कर ले, एनसीईआरटी में मेंशन है। कोपीपोड्स, कोपीपोड्स ऑन मेराइन फिश,
मेराइन फिश के ऊपर कोपीपोड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको फिश की लाइस भी कहते हैं, इनको फिश की लाइस भी कहते हैं। और ये फिश की डेंसिटी को क्या कर देंगे, कम। जरा सोचिए, यदि कोपीपोड्स ज्यादा आ जाए तो फाइनली आप पढ़े हैं कि पैरासाइट होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो कोपीपोड्स याद रखें मेराइन फिश के ऊपर। देखिए कोपीपोड्स मेराइन फिश के ऊपर पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, जबकि बार्नेकल्स मेराइन फिश के ऊपर, व्हेल के ऊपर कमेंसेलिज्म का एग्जांपल। लाइस ऑन ह्यूमन, ये तो जू होती हैं, जुएं जो होती है, लाइस ह्यूमन जो स्कल्प होता है उस पर जो प्रेजेंट होती है वो एक एक्टोजू पैरासाइट का एग्जांपल है। शेल्टर भी लिए हुए है और नरिशमेंट भी लेती है। एक्टोफाइटो पैरासाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे पैरासाइट जो प्लांट्स पर होते हैं, जिसमें ये पहला है एफिड। ये जो एफिड है इसको प्लांट लाइस कहते हैं, प्लांट लाइस। हर्बेशियस जो प्लांट होते हैं, हर्बेशियस प्लांट उनके स्टेम पर रहता है, और स्टेम पर रहते हुए क्या करता है, स्टेम पर रह रहा है, शेल्टर लिए, और अपनी बीक को अंदर एंटर करा के कहां पर पहुंचा देता है, फ्लोएम तक, और फ्लोएम में जाने वाले सैप को एब्जॉर्ब करता है, सक करता है। इसलिए याद रखें, एक तो ये एफिड हर्बेशियस प्लांट पर मिलेगा, और दूसरा ये लीव्स पर नहीं मिलेगा, रूट्स पर नहीं मिलेगा, स्टेम पर रहता है। याद रखें वुडी पर नहीं रहेगा, वुडी पर तो इसका मुंह टूट जाएगा, वुडी पर कैसे पियर्स करेगा वुडी सरफेस को, प्लांट लाइस भी कहते हैं। लाक इंसेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ जो है आप एनिमल्स और प्लांट्स में पढ़ते ही हैं। लाक इंसेक्ट जो है, लाख की खेती करते हैं लोग, इसके ऊपर मिलेगा आपको लाख, किसके ऊपर मिलेगा, कुसुम ढाक के ऊपर रहता है, उसके ऊपर शेल्टर लिए है, खाता पीता भी रहता है, और उसकी बॉडी का जो सिक्रेशन होता है उसको आप लाख की फॉर्म में यूज करते हैं, जिससे बैंगल्स और टॉयज बनते हैं। रेड कॉटन बग, RCB शॉर्ट में याद रखें, कॉटन को भारी नुकसान पहुंचाता है रेड कॉटन बग। इसी की वजह से किसान को, फार्मर्स को सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है पेस्टिसाइड। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड रेड कॉटन बग को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। क्यों कि रेड कॉटन बग जो कॉटन का जो फ्रूट होता है उसकी प्री मैच्योर ओपनिंग करा देता है, जिसकी वजह से कॉटन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। रेड कॉटन बग, शायद यही वजह है कि कॉटन के लिए हमें BT कॉटन लगाना पड़ा, BT कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब देखिए इसके बाद में एंडो पैरासाइट की बात करते हैं। बॉडी के अंदर आ जाइए, बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं ये एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर जो रहते हैं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी कर देते हैं। टीनिया, एस्केरिस एंड अमीबा, तीनों आप जानते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलते हैं। प्लाज्मोडियम जानते हैं आप कहाँ मिलता है, RBC, ब्लड में मिलता है, RBC में। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोन जो डिजीज कोज करते हैं। तो एंडो पैरासाइट याद रखें, पहले तीनों इंटेस्टाइन, प्लाज्मोडियम, ब्लड, RBC के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया आप जानते हैं प्लाज्मोडियम। देखिए एनिमल पैरासाइट के बाद में नीचे बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, NCERT का है, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ह्यूमन लीवर फ्लूक, याद कर लें, रट लें। ह्यूमन लीवर फ्लूक जिसे ट्रीमेटोड कहते हैं, इसका ह्यूमन के अलावा स्नेल एंड फिश भी होस्ट है। स्नेल एंड फिश, ह्यूमन लीवर फ्लूक, ट्रीमेटोड। चलिए यहां पर एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लेते हैं। पैरासाइट जानता है कि अपने लाइफ साइकिल को कॉम्प्लेक्स करना है। क्यों कॉम्प्लेक्स करना है, जरा सोचिए। एक पैरासाइट है, वो एक सिंगल होस्ट में रहता है, बस अपना पूरा लाइफ साइकिल इसी होस्ट में पूरा करता है। इससे दो नुकसान है, एक होस्ट का भी है और दूसरा इसका भी है। क्या? पहला तो ये कि भाई इसे मालूम है कि इसी में रहूंगा तो इस पर ज्यादा लोड आ जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि लोड झेल ना पाए, मर जाए तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, कि वो तो चाहता है कि ये जिंदा रहे। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि पैरासाइट जानता है कि होस्ट, एक सिंगल होस्ट में रहा और इसने कुछ मेडिसिन खाकर अपने को सही करने की कोशिश की, तो इसलिए एक सही स्मार्ट जो पैरासाइट होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को एक होस्ट में पूरा करने की बजाय मल्टीपल होस्ट में पूरा करना चाहते हैं। मल्टीपल होस्ट में मतलब अपने लाइफ साइकिल को कॉम्प्लेक्स बनाकर रखते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाकर रखते हैं। जो
पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल को एक से ज्यादा होस्ट में पूरा करते हैं या मल्टीपल होस्ट में रहते हैं, उनके सर्वाइवल के चांस, उनके सक्सेस होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहां पर दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी देती है, ह्यूमन लीवर फ्लू, ह्यूमन स्नेल एंड फिश में। ह्यूमन मेडिसिन ले ले, अपने को हील कर लेगा, दोबारा स्नेल और फिश से दोबारा आ जाएगा। दूसरा प्लाज्मोडियम, जो कोज करता है क्या, मलेरिया। जरा आप खुद सोचिए, प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कोज करता है मलेरिया। हम 21st सेंचुरी में होने के बाद में भी मलेरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम का पहला होस्ट कौन, ह्यूमन हो गया, चलिए। उसके बाद इसका दूसरा होस्ट कौन है, फीमेल एनाफिलीज। अब अपने को हील कर लिया आपने मेडिसिन खा के, लेकिन फीमेल एनाफिलीज तो वेक्टर की फॉर्म में घूम रही है ना, दोबारा आएगी, बाइट करेगी, दोबारा आ जाएगा। इसीलिए ऐसे पैरासाइट जो मल्टीपल होस्ट में रहते हैं, उनसे होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करना वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ह्यूमन लीवर फ्लू का आपको याद रखना है, और प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया, वो तो आप जानते ही हैं, इजी है, तो आपके लिए नया ही ध्यान रखें। चलिए अब एनिमल पैरासाइट के बाद में आते हैं प्लांट पैरासाइट्स। प्लांट भी पैरासाइट होते हैं, आपको सरप्राइज हो जाएगा। आप कहेंगे सर प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, यही पढ़ा है हमने, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेटिक मशीनरी है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये कैसे जो है पैरासाइट हो सकते हैं? कुछ निकम्मे प्लांट होते हैं जो फूड बनाना बंद कर दिए हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हटा दिए हैं, लीव्स को खत्म कर दिए हैं, तो उन्हीं निकम्मे प्लांट्स की बात करते हैं प्लांट पैरासाइट में। देखिए, प्लांट पैरासाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऐसे पैरासाइट जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट, टोटल, इन्हें बोलते हैं होलो पैरासाइट, टोटल डिपेंडेंट। दूसरे जो खुद फूड बना देते हैं कुछ 50% समझो, और 50% के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पार्शियल पैरासाइट, जिनको हेमी पैरासाइट कहा जाता है। सो प्लांट पैरासाइट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, टोटल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी पर, होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट। होलो पैरासाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। यदि ये पूरी तरीके से डिपेंडेंसी रूट के ऊपर है तो टोटल रूट पैरासाइट, जिसका एग्जांपल है रेफ्लेशिया। इसका एग्जांपल क्या है? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है। रेफ्लेशिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, और कहां पर मिलता है? इंडोनेशिया के अंदर मिलता है। रेफ्लेशिया इंडोनेशिया के अंदर ही मिलता है, इंडोनेशिया के अलावा और कहीं नहीं मिलता। तो आप कह सकते हैं कि रेफ्लेशिया इज एंडेमिक स्पीसीज टू इंडोनेशिया। आप जानते होंगे कि इसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो एक छोटी कैरियन फ्लाई कराती है, और इसके अंदर सीड डिस्पर्सल एलिफेंट्स कराते हैं, हाथी इसके सीड को डिस्पर्स करते हैं, और इसके अंदर से रोटिन जो फ्लैश होता है, सड़ते हुए मांस की, रोटन फ्लैश की स्मेल आती है। रेफ्लेशिया याद रखें, टोटल रूट पैरासाइट है। बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज, उनकी रूट्स पर आपको ग्रो करता हुआ मिलेगा। टोटल स्टेम पैरासाइट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। टोटल स्टेम पैरासाइट है कस्कुटा, इसको अमर बेल भी कहते हैं। कस्कुटा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो बता दे कहां मिलेगा। कस्कुटा अमर बेल आपको हेज प्लांट पर मिलेगा। किन्हें कहते हैं हेज प्लांट? हेज प्लांट कहते हैं जो प्लांट बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, जिनका कैनोपी कवर बहुत ज्यादा डेंस हो, उन्हें हेज प्लांट कहते हैं। प्लांट फिजियो में आप पढ़ते हैं, हेज मेकिंग, एपिकल डोमिनेंस को कट कर देते हैं तो प्लांट बुशी सा हो जाता है। बाड़े बनाने में यूज किए जाते हैं, बाउंड्री बनाने में यूज किए जाते हैं हेज प्लांट। घने प्लांट को हेज प्लांट कहते हैं। एक मुझे एग्जांपल भी याद है इस हेज प्लांट का, मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोग अपने घर के बाहर भी लगा लेते हैं, वह है एलिस्टोनिया। एलिस्टोनिया को रात में आप देखेंगे तो डेविल की तरह दिखता है, इसलिए एलिस्टोनिया को डेविल्स ट्री भी कहते हैं, डेविल ट्री भी कहा जाता है। तो हेज प्लांट के ऊपर मिलता है कस्कुटा। हेज प्लांट के, आपके इंसाइड ने हेज प्लांट यूज किया है, ऊपर मिलेगा। कैसा होता है बताते हैं। लीव्स नहीं होती है, येलो कलर का धागे धागे पड़े रहते हैं। हेज प्लांट को चारों ओर पूरी तरीके से धागे धागे कवर करके रखते हैं। ये जो धागे हैं यही है अमरबेल या कस्कुटा, जो कि एक टोटल स्टेम पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। अब देखिए कस्कुटा के बारे में ये लिखा है एनसीईआरटी ने कि कस्कुटा जब पैरासाइट बना
तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपने से अंदर से क्लोरोफिल पिगमेंट को हटा दिया। भाई जब पैरासाइट बना, दूसरे पेट से पूरा नरिशमेंट लेने लगा, टोटल पूरी तरीके से फुल्ली डिपेंड हो गया, तो इसने सोचा कि पिगमेंट हटा देते, पिगमेंट हटा दिया। पिगमेंट हटाया तो कैसा हो गया, येलो। उसके बाद में जो लीव्स थी, क्योंकि जब पिगमेंट ही नहीं है तो लीव्स का क्या करें, तो लीव्स को भी इवोल्यूशनरी धीरे धीरे हटा दिया। फाइनली आज के टाइम में ये जो प्लांट है ये केवल धागे मात्र येलो कलर के थ्रेड जैसा ही है, बस येलो कलर के थ्रेड जैसे आपको बुशी और हेज प्लांट के ऊपर दिख जाएंगे, जिसे हम कस्कुटा या अमरबेल कहते हैं। अब चलिए पार्शियल की बात करते हैं, जो आधा काम खुद से कर लेते हैं, आधे के लिए दूसरों पर डिपेंड है। पार्शियल हेमी पैरासाइट कहते हैं। इसमें भी कैटेगरी है पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियली रूट पर है, कौन है, सेंटेलम, चंदन। चंदन कभी भी प्योर नहीं मिलता ऐसे खड़ा हुआ ग्रो, कैसे मिलेगा, बड़े बड़े डिफरेंट टाइप के और अलग जो ट्रीज होते हैं उनके पास मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ट्री है, उसके साथ में 4-5 ये चंदन के पेड़ खड़े हैं, सेंटेलम, सैंडलवुड। तो अपनी रूट्स को दूसरे बड़े ट्रीज की रूट्स में उलझा कर रखेगा, उससे क्या होगा, तो उनसे क्या होता है, वाटर, मिनरल और फूड भी लेता रहता है। पार्शियल थोड़ा खुद भी फूड बनाता है, थोड़ा दूसरों से लेता है। यही वजह है कि चंदन को कभी भी सेंटेलम को कभी भी अपरूटेड नहीं करते। जो काटने वाले होते हैं ना, ऊपर से काट के ले जाते हैं, कि रूट तो निकल ही नहीं पाएगी, कि रूट दूसरे बिग ट्रीज के साथ उलझी हुई रहती है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जो स्टेम के ऊपर पार्शियली है, विस्कम जो है पैरासाइट ओक ट्री के ऊपर होता है, और लोरेंथस मैंगो के ऊपर है। मैंगो ट्री के ऊपर आपने देखा होगा स्टेम के ऊपर बार्क के बीच बीच में ग्रीनिश कलर का छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो लोरेंथस ही होता है। बल्कि जब आप उस पर कभी चढ़ेंगे मैंगो पर तो आपके पैर से वो क्रश हो जाती है, जिसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है स्टेम। लोरेंथस याद करना बहुत आसान है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। क्या होता है कि विस्कम भी याद है आपको, लोरेंथस भी याद है, ओक और मैंगो भी याद है, बस ये मालूम नहीं है कि लोरेंथस ओक या मैंगो पे या विस्कम मैंगो और ओक पर जाएगा। तो बहुत आसान है। एल के बाद में क्या आता है, जे के एल, एल के बाद में कि एल एम, लोरेंथस एम मैंगो, लोरेंथस मैंगो, एल एम याद रखना है, विस्कम फिर ओक पर चला जाएगा। तो ये था प्लांट पैरासाइट के बारे में। अब इसके अलावा आपके मॉड्यूल में एक पैरासाइट दिया आर्सीथोबियम, नोट में आर्सीथोबियम में एक एंजियोस्पर्म पैरासाइट है छोटा, जो कि जिम्नोस्पर्म के ऊपर, पाइनस के ऊपर डिपेंड रहता है। वहीं पर नोट में फीमेल एनाफिलीज के बारे में जानकारी दी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फीमेल एनाफिलीज को पैरासाइट क्यों नहीं कहा है। इसके अलावा यहां पर हाइपर पैरासिटिज्म दिया है, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट हाइपर पैरासिटिज्म। ये कहां मिलेगा, ये तो शेर के ऊपर सवा शेर वाली बात होगी। कहां पर मिलेगा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर फीड करते हैं। अब बैक्टीरिया सपोज करें पैरासाइट है, तो पैरासाइट को खाने वाला पैरासाइट उसे कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म। इसमें आप एग्जांपल जो है ब्लैक डेथ, प्लेग को फैलाने वाले बैक्टीरिया यर्सीनिया का भी ले सकते हैं। यर्सीनिया जो बैक्टीरिया है वो रेट फ्ली के अंदर प्रेजेंट होता है, और रेट फ्ली रेट पर प्रेजेंट होती है। तो रेट क्या है, होस्ट, उसके ऊपर पैरासाइट कौन है, रेट फ्ली, तो पैरासाइट, और पैरासाइट के अंदर कौन है, यर्सीनिया, जो कि ब्लैक डेथ, प्लेग करता है। तो हाइपर पैरासिटिज्म चला जाएगा, प्लेग कोज करने वाला बैक्टीरिया यर्सीनिया। इसके बाद में ब्रूड पैरासिटिज्म दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है। चलिए उसको इसको बताते हैं, डिटेल में सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक बात समझ में आएगी। क्लासिकल एग्जाम्पल बोला है, फैसिनेटिंग एग्जाम्पल बोला है ब्रूड पैरासिटिज्म, फैसिनेटिंग एग्जाम्पल। इसके लिए बोला है कि आप अपने एरिया में स्प्रिंग टू समर सीजन में, स्प्रिंग टू समर मतलब मार्च अप्रैल में आप कोयल को फॉलो करें, कोयल कुकू को फॉलो करें, कुकू मतलब कोयल। कुकू को जब आप फॉलो करेंगे तो कुकू के बारे में देखेंगे कि वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, कुकू अपना नेस्ट नहीं तैयार करती, वो अपने एग्स दूसरे किसी और स्पीसीज मतलब कौन सी, फीमेल क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है। अब जरा सोचिए, पैदा करना जानती है लेकिन नेस्ट नहीं बनाएगी। अब जरा सोचिए कि कुकू को अपने 2 अंडे ले करने हैं, 2 एग्स,
2x ले करने। वो फीमेल क्रो के पास गई, एक्सक्यूज मी मैं क्या 2x ले कर सकती हूँ नेस्ट में, वो भगा देगी उसको। सेम स्पीसीज एनिमल्स में अलाउ नहीं करती, तो डिफरेंट स्पीसीज है। तो कुकू ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए जाती भी नहीं है। कुकू कितनी स्मार्ट है अब ये समझिए आप। कुकू ने सबसे पहला को एवोल्यूशन दिखाया कि अपना ब्रीडिंग सीजन और फीमेल क्रो का ब्रीडिंग सीजन मैच कराया। मतलब कुकू ने कहा कि हम उसी टाइम पर एग ले करेंगे, ब्रीड करेंगे जिस टाइम पर फीमेल क्रो करती है, मतलब स्प्रिंग टू समर में। चलिए अब क्या हुआ कि फीमेल क्रो के नेस्ट को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। फीमेल क्रो ने अपना नेस्ट तैयार किया हुआ है मेहनत से। उसमें 5 अंडे हैं, 5 एग्स, जो कि स्मॉल साइज के हैं और ग्रीन कलर के हैं। स्मॉल साइज, हाइपोथेटिकल मान लिया, ग्रीन कलर के। अब कुकू ने देखा कि क्रो जब चली जाएगी नेस्ट को छोड़कर फोरेजिंग के लिए, फूड के लिए, तो मैं तब जाऊंगी, तब अपने अंडे ले कर दूंगी, एग्स। तो क्रो छोड़कर चली गई नेस्ट को। अब कुकू पहुंची। कुकू ने देखा 5 अंडे हैं स्मॉल साइज के, ग्रीन कलर के। उसने अपने 2 एग्स ले करे बड़े साइज के और रेड कलर के। अब जरा सोचिए कि फीमेल क्रो जब आई होगी वापस, तो देखेगी मेरे तो ग्रीन कलर के स्मॉल साइज के हैं और ये लार्ज साइज के रेड कलर के किसके हैं, तो अलग है। ये तो नेस्ट रेनबो बन गया है। तो पैरों से रेड कलर के लार्ज साइज के अंडों को खिसका कर बाहर फेंक देगी, तो डैमेज हो जाएगा, नुकसान। इसीलिए कुकू को यहां पर भी काम करने की आवश्यकता हुई, मतलब को एवोल्यूशन की जरूरत यहां पर भी है। इसलिए कुकू को दोबारा समझिए। कुकू नेस्ट में जब विजिट करती है तो को इवॉल्व ये किया कि एग का शेप, साइज एंड कलर बिल्कुल फीमेल क्रो के एग्स के जैसा किया जाता है। को एवोल्यूशन यहां पर भी देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा एक और काम, चलिए वो काम दूसरा बाद में आएगा। चलिए 5 अंडे उसके, 2 अंडे इसको रखने हैं, कलर भी वही रखा, शेप भी वही रखी, साइज भी रखी, रख दिया 5, 5 + 2 7 हो गए। चली गई फीमेल क्रो आई। मे भी हो सकता है फीमेल क्रो शी इज गुड इन मैथ्स, शी इज गुड इन नंबर्स। वो देखेगी मेरे तो 5 थे तो 2 और आगे। वो रैंडमली किसी को डाल देगी तो नुकसान हो सकता है। अपने को शक नहीं कराना है, तो क्या करना है, अब देखिए फाइनल, देखिए कुकू क्या करती है। मैंने तो स्टेप बाय स्टेप आपको को एवोल्यूशन समझाने के लिए बताया। सबसे पहले कुकू ने अपना ब्रीडिंग सीजन समर, स्प्रिंग टू समर फीमेल क्रो के साथ मैच कराया, को एवोल्यूशन। उसके बाद में जब फीमेल क्रो नेस्ट को छोड़कर चली गई तो कुकू पहुंचती है। कुकू को पता है कि एग्स मेरे स्मॉल साइज के, शेप, साइज, कलर ग्रीन कलर के ही रहेंगे, वही देने हैं, लेकिन वहां पर 5 हैं, 2 उसको देने हैं, नंबर एडजस्ट करना है। तो पहले कुकू 5 में से 2 एग्स अपने पैरों से बाहर खिसका कर क्रो के बाहर फेंक देती है। 5 में से उसके एग्स के नंबर को कितना करती है, 3, और उसके बाद में 2 अपने ऐड कर देती है। फिर से नंबर क्या कर दिया, 5, और चली जाती है। फीमेल क्रो को तो सपने में भी पता नहीं लगता कि उसके नेस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। फीमेल क्रो उन 5 एग्स को अपने ही एग समझकर इंक्यूबेट करती है, हैचिंग कराती है। जब बाद में निकल कर आते हैं तो 5 स्टार्टिंग में यंग स्टेजेस में क्रो और कुकू के बच्चों को डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट होता है, अपने ही समझकर उनको खिलाती पिलाती है। बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो तब पता लगता है कि भाई 3 तो मेरे जैसे ही हैं, ये 2 में कैसा म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन क्या, वो उसके थे ही नहीं, और फाइनली वो नेस्ट को छोड़कर चले जाते हैं। इसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ब्रूड का मतलब होता है नेस्ट। बहुत ही है ना फैसिनेटिंग एग्जांपल। ब्रूड पैरासिटिज्म, जो ब्रूड पैरासिटिज्म है, इसको सोशल पैरासिटिज्म भी कहते हैं। धोखाधड़ी से ही सही, लेकिन फिर भी एक सोशलिज्म दिख रहा है यहाँ पर। सोशलिज्म की एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के बच्चों की देखरेख कर रही है, वो धोखे से ही सही सोशलिज्म है, सोशल पैरासिटिज्म कहते हैं। और तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, इट इज नॉट अ ट्रू पैरासिटिज्म। ये ट्रू पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम शेल्टर नहीं है। एक टाइम के बाद में नेस्ट से कुकू के जो बच्चे थे वो उड़कर चले गए। दैट्स वाई ब्रूड पैरासिटिज्म इज नॉट अ ट्रू पैरासिटिज्म। तो ये पैरासिटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब यहां पर एक बार एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये कि ह्यूमन फीटस है, ह्यूमन फीटस। तो ह्यूमन फीटस मतलब भाई एक मदर है, उसके यूटेरस में बेबी है, तो यूटेरस के अंदर जो बेबी है वो शेल्टर भी लिए हुए है
और मदर से नरिशमेंट भी ले रहा है, तो क्या ह्यूमन फीटस कुड बी कंसीडर्ड एज अ पैरासाइट? किया जा सकता है क्योंकि दोनों फुलफिल कर रहा है कंडीशन। तो इसका आंसर है नो, ह्यूमन फीटस को आप पैरासाइट नहीं कह सकते, क्योंकि पैरासिटिज्म दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन होता है, जबकि मदर और उसके यूटिरस में जो फीटस है वो दोनों सेम स्पीसीज है, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है। दैट्स वाई याद रखें, ह्यूमन फीटस कुड नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। अब देखिए दूसरी वजह यह भी है कि फीटस एक तो बहुत बड़ा हार्म भी नहीं पहुंचाता मदर को, और तीसरा लाइफ टाइम शेल्टर भी नहीं है। ये दो पॉइंट भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे सॉलिड पॉइंट जो है वो तो यही है कि इट इज नॉट अ इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का ये इंट्रैक्शन नहीं है। तो ये था पैरासिटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन।